The making of the national movement 1870s to 1947 क्लास 8 हिस्ट्री। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर पीपल डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन 1870s एंड 1880s। भाई ये जो दशक था, डिकेड था 1870 का और 1880 का, इसमें इंडिया के जो लोग थे वो ब्रिटिश राज से डिससेटिस्फाई हो गए, यानी कि इंडियंस इस टाइम के दौरान ब्रिटिश राज से डिससेटिस्फाई हो गए, असंतुष्ट हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इस टाइम के दौरान बनाए गए एक्ट की वजह से हुआ। इन्होंने इस दौरान जो कानून पास किए थे उसकी वजह से हुआ। अब इन्होंने कौन से एक्ट पास किए थे, लेट्स सी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज आर्म्स एक्ट। उन्होंने इस टाइम पे एक एक्ट पास किया था 1878 में। और आर्म्स एक्ट, इसमें प्रोविज़न क्या था? इसमें नियम ये था कि इंडियंस जो हैं वो आर्म्स नहीं रख सकते, वो हथियार नहीं रख सकते। तो इससे इंडिया के लोग अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए, डिससेटिस्फाई हो गए। फर्स्ट पॉइंट आई बात समझ में। सेकेंड पॉइंट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो दूसरा जो पॉइंट है दैट इज वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है नेटिव, देसी, है ना। तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई थी जो बंगाली में, मराठी में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में जो है प्रिंटिंग मटेरियल पब्लिश कर रहे थे, अखबार छाप रहे थे, मैगजीन्स छाप रहे थे, राइट। तो अंग्रेज़ों ने उनका मुंह बंद करने के लिए, उस प्रिंटिंग को रोकने के लिए कि कोई एंटी ब्रिटिश आर्टिकल ये ना छाप दें, हमारी गवर्नमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचा दें, तो उन्होंने उस नेशनलिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए 1878 में, इसी साल में 1878 में एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट का नाम रखा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, राइट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो इससे भी इंडिया के लोग डिससेटिस्फाई हुए, नाराज हुए। एक हमने स्टडी किया आर्म्स एक्ट, सेकेंड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, राइट। थर्ड जो कंसेप्ट था, तीसरा जो था, दैट इज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी? तो इल्बर्ट बिल जो थे ना, यहाँ पे बिल इल्बर्ट, तो यहाँ पे मिस्टर इल्बर्ट ने, जो उस टाइम एक बड़े ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कानून पास करवाया। कब? इस साल में 1883 में। कानून क्या पास करवाया? एक बिल पास करवाया। बिल ये था कि जो इंडिया के जो जजेस हैं वो यूरोपियन के केसेस की हियरिंग कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, राइट। तो अब ये बात किसको रास नहीं आई? ये बात जो वाइट पीपल हैं, जो ब्रिटिश पीपल हैं, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और इंडियंस को इन्फीरियर मानते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को ओपोज किया कि भाई ये जो इल्बर्ट बिल तुम लेकर आए हो, इल्बर्ट बिल, ये गलत है। हम इंडियन जजेस से अपने केसेस की सुनवाई बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इंडियंस से अपने केसेस सॉल्व नहीं करवाएंगे, वो इस लायक नहीं है, राइट। तो हुआ ये कि वो इल्बर्ट बिल जो है में जो प्रोविज़न थे, वो प्रोविज़न फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस ले लिए। अब जब वो वापस ले लिए तो इससे कौन नाराज हुआ? फिर इससे इंडियंस नाराज हो गए। तो ये जो इल्बर्ट बिल वाला जो ये मैटर था, ये मैटर क्या बन गया? एक कंट्रोवर्सी बन गया। तो 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई। इसकी वजह से क्या हुआ? इंडिया के लोग जो है वो इनरेज हो गए और ज़्यादा नाराज हो गए। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं इस क्वेश्चन में, आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो 1870 और 1880 के दौरान ये 3 बड़ी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से इंडिया के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज हो गए, असंतुष्ट हो गए, डिससेटिस्फाई हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके लिए बोलती थी? यहाँ पे विश टू स्पीक फॉर यानी कि बोलने से मतलब है कि वो किसको रिप्रेजेंट करती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। सो उस टाइम 1885 में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? INC भी बोल देते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस,
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर ऑल पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सारे जितने भी इंडिया के लोग थे, इंडिया के जितने भी तबके थे, इंडिया के जितने भी सेक्शन थे, जितने भी धर्मों के लोग थे, उन सब को रिप्रेजेंट करती थी, उन सब के लिए बोलती थी, उन सब के हकों की बात रखती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर ऑल पीपल ऑफ इंडिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर। तो इन सब चीज़ों को एक तरफ कर इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करती थी, राइट। उसके बाद इसी आंसर में एक और पॉइंट आप ऐड कीजिए। इट्स स्टेटेड दैट इंडिया, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स वर नॉट ओनली वन क्लास और कम्युनिटी ऑफ इंडिया बट ऑल द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया के जितने भी ये जो रिसोर्सेज हैं ना, हमारा देश इंडिया और इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये सब किसी एक कम्युनिटी के नहीं हैं, ये सब इंडियंस के हैं, राइट। यानी कि ये देश हमारा है, इसके सारे रिसोर्सेज हमारे हैं, सब इंडियन लोगों के हैं। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उस टाइम बनाई गई थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। व्हाट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन इंडिया। देखिए, जब उस दौरान 1914 से 1918 के दौरान चलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है तो उसके इंडिया पर क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ते हैं, इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़े, वो हमें समझना है। तो हुआ ये था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसकी वजह से हुआ ये कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था ना, वो बढ़ गया। इंडिया पे कौन रूल कर रहे थे? इंडिया पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, है ना। ब्रिटानिया हुकूमत, ब्रिटानिया सरकार या अंग्रेज जो है कह लीजिए, वो भारत पर राज कर रहे हैं उस टाइम पे, और वो लड़ पड़े। तो जब वो लड़ पड़े तो हुआ ये कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, फौज पे लगने वाला जो खर्च था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब फौज पे जब खर्चा आ रहा है और इंडिया जैसे देश उसकी ब्रिटेन की कॉलोनीज़ हैं, तो वो कसर कहाँ पूरी करेंगे? वो ये सब निकालेंगे इंडिया जैसे देशों से। तो गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाई टैक्सेशन कर दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए। तो ये एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, एक बात। दूसरी बात है कि भाई उन्होंने इंडिया के लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए, राइट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाईज लीड टू शार्प राइज इन प्राइसेस। और फिर राइज इन प्राइस राइज हो जाते हैं, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। डिफ़िकल्टीज़ कॉमन जो पीपल है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ बढ़ जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा? यहाँ तक हमने ये समझा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये हुए, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, उसकी वजह से टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए। फिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ता है और जो है सप्लाईज जो है वॉर्स की तरफ भेज दी जाती हैं, और जो है प्राइजेस चीज़ों के हाई हो जाते हैं, और कॉमन पीपल जो हैं उनकी डिफ़िकल्टीज़, उनके जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ इतना सब होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा है ऑन द अदर हैंड। अब देखो, एक सेक्शन ऐसा भी है जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और वो सेक्शन कौन सा है? वो है बिजनेस क्लास, बिजनेस ग्रुप्स। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमारे जो बिजनेस ग्रुप्स थे हमारे कंट्री में, जो बिजनेस पर्सन थे, बिजनेसमैन थे, उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। तो ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स रेव्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर। तो उनको वार से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। कारण ये था कि जैसे कि कॉटन मिल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं और आयरन इंडस्ट्री हैं, इन सब को अंग्रेज़ों ने ऑर्डर दिए, और इनसे जो है जूट बैग, क्लोथ, ठीक है, और लोहे का तरह तरह का सामान, और ये सब इन्होंने इनसे ऑर्डर करना शुरू कर दिया। तो इससे एक बूम मिला, किसको? हमारे बिजनेस क्लासेस को।
राइट। तो ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर, और बाकी सारे जो जितने हमने पहले स्टडी किए उन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है। उसकी वजह से इंडिया के लोग जो है अंग्रेजी सरकार से और ज़्यादा नाराज हो गए, और हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ, बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क फॉर। मुस्लिम लीग का जो रेजोल्यूशन होता है 1940 में, वो क्या डिमांड करता है? तो मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट। तो क्या मांगता है वो, क्या डिमांड करता है? वो करता है इंडिपेंडेंट स्टेट की, कि भाई मुसलमानों के लिए अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट दे दिए जाए। राइट। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ वेस्ट में जहाँ उनकी आबादी ज़्यादा है, और ईस्टर्न पार्ट में, तो वहाँ उनको इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड उन्होंने रखी। राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज हु वर मॉडरेट्स। भाई ये जो कांग्रेस में मॉडरेट जो थे ये कौन थे? मॉडरेट लीडर कौन थे? हाउ डिड दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्होंने किस तरीके से अपनी जो है स्ट्रगल की, किस तरीके से वो अपने डिमांड्स रख रहे थे, अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो पहले समझते हैं मॉडरेट्स कौन थे। सो इन द फर्स्ट 20 years of its existence, in the first 20 years of its existence, the Congress was moderate in its objective and methods. जब कांग्रेस बनी ना, तब से लेकर कुछ अगले 20 सालों तक कांग्रेस के जो फाइट करने का जो तरीका था, अपनी डिमांड करने का जो तरीका था, वो कैसा था? वो मॉडरेट था। वो बहुत नरमी से अपना काम कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर रहे थे। कांग्रेस लीडर्स ऑफ दिस पीरियड वर कॉल्ड मॉडरेट्स। तो इसी शुरुआती 20 साल का जो समय है कांग्रेस का, इस दौरान के जो लीडर्स हैं उनको हम मॉडरेट्स कहते हैं। दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल विद पोलाइट मैनर, है ना। तो वो कैसे ब्रिटिश राज के साथ अपनी बात रख रहे थे? बहुत ही पोलाइट तरीके से। राइट। और विच द रेडिकल्स कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशंस। तो इन 20 सालों के बाद जो अगले लीडर आए, वो लीडर अपने डिमांड को बहुत एग्रेसिव तरीके से अंग्रेजों के सामने रख रहे थे, उनको हम रेडिकल्स बोलते हैं। तो ये जो शुरुआती 20 साल वाले लीडर हैं, ये पोलाइट तरीके से जो अपनी डिमांड अंग्रेजों के सामने रख रहे हैं, तो इनको रेडिकल लीडर्स ने क्या कहा? पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशंस, कि आप तो पिटिशंस वाली पॉलिटिक्स कर रहे हो। उनको इवन पॉलिटिकल बैगर तक कहा, यानी कि आप तो अंग्रेजों से भीख मांग रहे हो, इस तरीके से बात बनेगी नहीं, इस तरीके से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मॉडरेट्स का काम करने का तरीका काफ़ी पोलाइट था, नरम था। राइट। अब मॉडरेट चाहते क्या थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, कौन से काम किए? सो दे वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो वो क्या कर रहे थे? वो जो ब्रिटिश राज का जो काम करने का अनजस्ट तरीका था, उसको एक तो उजागर कर रहे थे, उसको लोगों को सबको बता रहे थे। दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स। उन्होंने क्या क्या फंक्शन किए, क्या क्या काम किए? उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किए, आर्टिकल्स लिखे। राइट। और जो है शोड हाउ द ब्रिटिश रूल वॉज लीडिंग टू इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री। और ये भी जग जाहिर किया कि किस तरीके से ब्रिटिश राज इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। ये बात सबके सामने वो लेकर आए। तो दे क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, है ना। उन्होंने अपनी स्पीच में, अपने भाषणों में इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया, ब्रिटिश राज को, उनके वेज ऑफ रूलिंग को क्रिटिसाइज किया, और अपने देश में लोगों को मोबिलाइज किया, देश में लोगों को अपने साथ गोलबंद किया, इकट्ठा। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रेस्पेक्ट फॉर द आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। तो ये जो मॉडरेट लीडर्स थे वो ये मानते थे कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये फ्रीडम में और जस्टिस में बिलीव करते हैं, और ये इनकी बातों को मान लेंगे, इंडियंस की डिमांड्स को मान लेंगे। ऐसा उनका कुछ काम करने का तरीका था, ऐसे वो सोचते थे। तो ये मॉडरेट लीडर्स हैं जो बहुत पोलाइटली अपनी बात अंग्रेजों के सामने रखते थे, पिटिशन की फॉर्म में रखते थे, याचनाएं उनसे करते थे। राइट। और इवन उनको तो लोगों ने पॉलिटिकल बैगर्स भी कहा है। तो मॉडरेट लीडर हैं ये कांग्रेस के शुरुआती 20 साल वाले लीडर्स।
और 20 साल वाला फेज दैट इज मॉडरेट फेज। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ डिस्कस हो चुका है। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 6। हाउ वॉज द पॉलिटिक्स ऑफ रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मॉडरेट्स? जो रेडिकल लीडर्स थे वो मॉडरेट से कैसे अलग थे अपने काम करने के तरीके में, ये हमें बताना है। तो रेडिकल्स वर अपोज टू द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। रेडिकल जो थे ना वो प्रेयर करने वाली ये जो राजनीति थी, पॉलिटिक्स प्रेयर जो है प्रे करने की, अंग्रेजों से बहुत पोलाइट तरीके से डील करने की, इस पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर को वो क्या करते थे, इसको क्रिटिसाइज करते थे, इसको सही नहीं मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दे एक्सप्लोर्ड मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। उनके जो अपने डिमांड रखने के तरीके थे, काम करने के जो तरीके थे, वो बहुत रेडिकल थे, वो बहुत स्ट्रांग थे, एक्यूट थे, उनको अपनी चीज़ें फटाफट चाहिए थी, राइट। दे एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो वो किस चीज़ पर विश्वास करते थे, वो इस चीज़ पर उन्होंने दबाव दिया कि भाई एक तो हमें इंडियंस को क्या करना होगा, हमें सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद पर विश्वास करना होगा। हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, अपनी चीज़ें बनाएंगे, अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपना शासन खुद करेंगे। तो सेल्फ रिलायंस, अपने खुद पर विश्वास करने की बात उन्होंने कही, और कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे और अपना कंस्ट्रक्शन, अपनी चीज़ें खुद तैयार करेंगे। तो ये बात उन्होंने कही। ये दो शब्द बहुत मायने रखते हैं उनके लिए, सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिले ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। और उन्होंने क्या कहा कि भाई अपनी स्ट्रेंथ पर, अपने दम पर जो है विश्वास रखना है हमें, ना कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ करेंगे उस चीज़ पर हमें बिलीव करना है, राइट। तो इस चीज़ पर हमें काम करना है। नेक्स्ट दे बिलीव दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। और उन्होंने एक और बात कही कि लोगों को खुद लड़ना पड़ेगा, हमें खुद लड़ना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, स्वराज के लिए। स्व का मतलब अपना और राज का मतलब राज्य, यानी कि ब्रिटिश राज को ख़त्म करेंगे और अपना, हिंदुस्तानियों का अपना खुद का स्वराज हम लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा। तो ये अपने काम करने के तरीके में ये जो लीडर्स हैं ये काफ़ी रेडिकल हैं, राइट। और इसमें हमने 3 नेताओं के बारे में पढ़ा था, वो कौन थे, जिनको हम कहते हैं लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भाई इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने कैसी कैसी फॉर्म्स ली, वो कैसे कैसे चला। हाउ डिड द पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी, और लोगों ने गांधी जी को कैसे समझा, राइट। तो ये हम देखते हैं इसका आंसर। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो कैसे वेरियस फॉर्म, पहले हम वेरियस फॉर्म कैसे ये मूवमेंट प्रोसीड हुआ उसको समझेंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने किस चीज़ को छोड़ दिया, गवर्नमेंट कॉलेजेस को, स्कूल्स को छोड़ दिया। गांधी जी ने बुलाया कि भाई नॉन कोऑपरेट करना है, अंग्रेज़ों के इंस्टीट्यूशंस में हमें नहीं जाना है, तो नहीं जाएंगे, नॉन कोऑपरेट करेंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, वो सब उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया और गांधी जी के साथ चल पड़े। मैनी लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। जो अंग्रेजी अदालतों में जो वकील काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी लॉ की प्रैक्टिसेस छोड़ दी, कहा कि हम नहीं काम कर रहे अंग्रेज़ों के साथ, जाओ। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडेड। और जितने भी बड़े बड़े लोग थे इंडिया के, जानी मानी हस्तियाँ थी, उनको अंग्रेज़ों ने जो टाइटल्स दे के रखे थे रिस्पेक्ट के तौर पे, उन्होंने वो सारे टाइटल्स वापस दे दिए। बोले कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सम्मान, अपना अपने पास रखो। लेजिस्लेचर्स वर बाइकआउटेड। जितनी भी लेजिस्लेचर्स काउंसिल थी वो सब नेताओं ने बाइकआउट कर दी। बोले कि हम तुम्हारे लेजिस्लेचर में नहीं आते, हमारे लिए तो तुम कुछ कर नहीं रहे, राइट। उन सबको बाइकआउट किया गया। पीपल लिट पब्लिक बोनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। और जो विदेशी कपड़े थे ना, उनकी बोनफायर यानी कि उनकी होली जलाई गई, यानी कि हम विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम विदेशी सामान खरीद रहे हैं, अंग्रेज़ों का सामान खरीद रहे हैं, तो हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो वो सब नहीं खरीदेंगे। और जिन्होंने खरीदे थे वो सब उनकी होली जलाती, ख़त्म बात। इन खेड़ा, गुजरात, खेड़ा नाम की जगह
जो कहाँ है, गुजरात में। तो यहाँ पे ये जो पाटीदार पीजेंट्स हैं, इन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन्स किए हैं। किसके अगेंस्ट किए हैं? लैंड रेवेन्यू डिमांड्स के। अंग्रेजों ने उनके ऊपर बहुत भारी भरकम टैक्स लगा रखा था, तो उन्होंने उस टैक्स का अपोज किया है नॉन वायलेंट तरीके से। कहाँ पे? गुजरात के खेड़ा में। कोस्टल आंध्र प्रदेश, यहाँ लोगों ने कैसे पार्टिसिपेशन किया? इन कोस्टल आंध्रा द इंटीरियर तमिलनाडु लीकर शॉप्स वर पिकेटेड। यहाँ पे जो शराब की दुकानें थी उनके सामने पिकेटिंग की गई है, धरने दिए गए हैं, राइट। ये सब हुआ है। इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे दैट इज़ ट्राइबल एरिया, वो एक ट्राइबल एरिया है। और अंग्रेज लोग जो है ना वो उनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे और उन ट्राइबल लोगों को उनके ही फॉरेस्ट में जाने से, वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करने से रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, मना कर रखा था। सो दे स्टेड ए नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दे स्टेज्ड फॉर अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह किए, ठीक है। समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फीस, है ना। तो अंग्रेजों ने उन लोगों पर बहुत सारी तरह के परमिट लगा रखे थे कि भाई इतनी परमिट दो तब फॉरेस्ट में जाने देंगे। ग्रेजिंग फीस लगा रखी थी। यानी कि कमाल की बात अंग्रेजों ने उनके लिए कर रखी थी। वो क्या थी कि वो ट्राइबल लोग हैं, उनका जो पूरा लाइफस्टाइल है वो फॉरेस्ट एरिया पर डिपेंड करता है और वो उन ट्राइबल लोगों को उनके ट्राइबल जो मीन्स ऑफ लिविंग है, जो जंगलों में जाना, वहाँ से फ्यूल वुड कलेक्ट करना, वहाँ अपने जानवरों को चराना, वहाँ से कुछ पेड़ पौधे लेना, वहाँ से कुछ शिकार करना, ये सब नहीं करने दे रहे और जानवरों को चराने के लिए ग्रेजिंग फीस भी ले रहे हैं। तो उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह किए और बिना फीस दिए अपने जानवरों को वहाँ पे चराया भी, ठीक है। तो फॉरेस्ट सत्याग्रह उन्होंने किए गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। पंजाब में क्या होता है? पंजाब में अकाली एगिटेशन होता है, अकाली दल बनता है, सिख अपना अकाली दल बनाते हैं और वो एगिटेशन करते हैं, विरोध करते हैं अंग्रेजों की पॉलिसीज का। सो सिख sought टू रिमूव करप्ट महंत सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वारास। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंग्रेजों का कैसे विरोध किया? उन्होंने जो करप्ट महंत थे, जो अंग्रेजों की कठपुतलियां थे, उन सबको उन्होंने गुरुद्वारा से रिमूव किया, हटाया, राइट। ये सब उन्होंने कोशिश की, राइट। तो टी प्लांटेशन होती थी। तो इन असम टी गार्डन लेबरर्स डिमांडेड ए बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। उन्होंने अपने वेजेस बढ़ाने की बात की। उन्होंने कहा कि हमें पैसा बहुत कम मिलता है भाई, हमारा पैसा बढ़ाओ। तो अपने वेजेस बढ़ाने की बात की। व्हेन द डिमांड वर नॉट मीट दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशन। और उनकी डिमांड की सुनवाई अंग्रेजों ने की नहीं। उन्होंने क्या किया? वो प्लांटेशन छोड़ छोड़ के बाहर की तरफ भागने लगे। ये सब हुआ। फिर पीपल, अब इसके बाद हम समझते हैं कि लोगों ने गांधी जी को कैसे समझा। पीपल थॉट गांधी जी एज मसीहा। लोगों ने गांधी जी को एक मसीहा माना। मसीहा जो उनकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा, एक भगवान का भेजा गया दूत। तो उन्होंने गांधी जी को एक मसीहा माना। समवन हु कुड हेल्प देम ओवरकम देयर माइजरी एंड पॉवर्टी, जो कि उनकी माइजरी, उनके दुखों को दूर कर देगा और गरीबी को मिटा देगा। एक ऐसा मसीहा गांधी जी को लोगों ने मान लिया। तो लोगों ने गांधी जी को उस दौरान कुछ इस तरीके से समझा। नेक्स्ट है पीजेंट्स बिलीव दैट ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार्स, while agricultural laborers felt that he would provide them with the land। तो यहाँ पे पीजेंट्स क्या समझ रहे हैं कि पीजेंट्स हैं जो किसान हैं, छोटे किसान, वो तो ये समझ रहे हैं कि वो गांधी जी उनकी मदद करेंगे, किसानों की मदद करेंगे जमींदारों के खिलाफ उनकी लड़ाई में। यानी कि किसान लोग जो हैं वो जमींदारों से परेशान हैं, जमींदारों से हैवी टैक्स लेते हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं कि गांधी जी जमींदारों से उन्हें बचाएंगे, ठीक है। While agricultural laborers felt that he would provide them land, और वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि गांधी जी उनको ज़मीन दिलवाएंगे। यानी कि गांधी जी का जो कॉल फॉर सत्याग्रह था ना, गांधी जी ने सत्याग्रह में सबको अपने साथ बुलाया, सबको सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी ने जो आग्रह किया, तो लोगों ने अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गांधी जी के उस कॉल को समझा, अपने अपने स्टाइल से उसको समझा और अपने ही स्टाइल से गांधी जी के मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया।
किसी ने थोड़े वायलेंट तरीके से, किसी ने थोड़े नॉन वायलेंट तरीके से, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक सॉल्ट लॉ? गांधी जी ने सॉल्ट लॉ, जो नमक कानून है, उसको तोड़ने का डिसीजन क्यों लिया? तो गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक करने का डिसीजन क्यों लिया? तो इसको आंसर करेंगे। सो गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। यानी कि अंग्रेजी सरकार ने एक मोनोपोली बना के रखी थी। क्या मोनोपोली बना के रखी थी? कि नमक को वही बनाएंगे और नमक को वही बेचेंगे, और उस नमक के ऊपर वो भारी भरकम क्या लेते थे? टैक्स लेते थे, राइट। और इट ऑल्सो इम्पोज ए टैक्स ऑन द सेल ऑफ सॉल्ट, और उन्होंने हैवी टैक्स लगा के रखा था। गांधी जी बिलीव्ड दैट इट वाज सिंफुल टू टेक टैक्स, है ना। तो गांधी जी ने क्या मानते थे? गांधी जी ये मानते थे कि सॉल्ट जैसी चीज पर, नमक जैसी चीज पर टैक्स लेना सिंफुल है, ये पाप है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही इसेंशियल पार्ट ऑफ फूड है हमारी डाइट का। हमारी डाइट में नमक एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, सब इसको कंज्यूम करते हैं। तो एक नमक जैसी इसेंशियल चीज के ऊपर टैक्स लेना ये एक घोर पाप है। गांधी जी ऐसा मानते थे। सो ही हैड अ मार्च टू द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। तो वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दांडी मार्च किया, अपने 78 फॉलोअर्स को लिया और एक जर्नी की साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ। तो इस जो है जर्नी को बोलते हैं दांडी मार्च। उन्होंने दांडी मार्च किया और ब्रोक द सॉल्ट लॉ, और नमक कानून को तोड़ दिया। नमक उन्होंने इकट्ठा किया सीशोर से और समुद्री पानी को बॉयल किया और नमक खुद बनाया। तो इन्होंने इसको, सॉल्ट लॉ को, इस तरीके से ब्रेक किया। दिस मार्च रिलेटेड टू जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम to a specific grievances shared by everybody and thus did not divide the rich and poor। तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का एक निर्णय इसलिए भी लिया क्योंकि सभी की एक जनरल डिजायर थी, सभी की ये शिकायत थी, ग्रीवेंसेस थी। सब ने ये बात रखी थी कि नमक के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, और नमक जो है ना, ये लोगों को डिवाइड भी नहीं करता। चाहे लोग रिच हैं, चाहे लोग पुअर हैं, चाहे लोग किसी भी धर्म के हैं, सभी नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नमक एक ऐसी चीज गांधी जी को लगी जिससे वो एक यूनाइटेड फॉर्म में सबको साथ मिलाकर एक बड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस दोज डेवलपमेंट्स ऑफ 1937 टू 1947 पीरियड दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। भाई वो कौन सी डेवलपमेंट्स थी, वो ऐसे क्या इवेंट हुए जिसकी वजह से इस वक्त के दौरान 1937 से 1947 के दौरान क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के पीछे क्या कारण जिम्मेदार थे, क्यों बना, ये हमने बताना है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि टू नेशन थ्योरी। एक तो ये वो वक्त था 1930s का जो दौर था, उस वक्त एक थ्योरी जनरेट हो चुकी थी, एक थ्योरी बन चुकी थी, वो थी टू नेशन थ्योरी। हुआ क्या था? फ्रॉम द लेट 1930s मुस्लिम लीग बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम एज ए सेपरेट नेशन फ्रॉम हिंदूज। मुस्लिम लीग को ये बात लगने लगी थी 1930 के दशक के दौरान, इस डिकेड के दौरान, कि मुस्लिम जो हैं वो अलग हैं, उनको इस देश में वो एक माइनॉरिटी की लेवल पे रहेंगे, वो माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे, उनको पूरे बराबर के हक नहीं मिलने वाले। तो वो मुसलमानों को एक अलग नज़रिए से, हिंदुओं को एक अलग देश के नज़रिए से देखने लगी थी। तो एक टू नेशन थ्योरी जो है वो जनरेट हो गई थी। तो एक ये कारण था 1930 में कुछ ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937। तो देखिए 1937 में प्रोविंसेस के इलेक्शन हुए थे। अब इन प्रोविंशियल इलेक्शन में क्या हुआ था? तो यहाँ जब 1937 के इलेक्शन हुए थे, तो इस इलेक्शन से मुस्लिम लीग को क्या बात साफ हुई? उनको ये बात साफ हुई कि भाई इस डेमोक्रेटिक नेशन में जब ये देश आज़ाद होगा तो इस डेमोक्रेटिक नेशन में वो हमेशा एक दूसरे पायदान पर रहेंगे, उनकी पूरी बात, पूरा दबदबा उनका नहीं रहने वाला है, उनकी पूरी सुनवाई यहाँ नहीं होने वाली है, और वो अनरिप्रेजेंटेड रहेंगे, उनकी पूरी बात यहाँ सुनी समझी नहीं जाएगी। तो इस वजह से मुस्लिम लीग जो है वो इनसिक्योर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
रिफ्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन 1937। 1937 में क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कुछ खींचातानी होती है। होता क्या है, 1937 में कांग्रेस रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग्स प्रपोजल फॉर ए ज्वाइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंसेस। 1937 में जब इलेक्शन हुए थे तो मुस्लिम लीग ने एक प्रपोजल रखा, एक बात रखी कांग्रेस के सामने, कहा कि भाई जो यूनाइटेड प्रोविंस वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग हम मिलके एक ज्वाइंट गवर्नमेंट बना लेते हैं, एक मिलीजुली सरकार बना लेते हैं। चलो हम हार गए कोई बात नहीं, एक मिलीजुली सरकार बना लेते हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस ने गड़बड़ कर दी, कांग्रेस ने उस प्रपोजल को, लीग के इस प्रपोजल को क्या कर दिया, इसको मना कर दिया, राइट। तो इस वजह से मुस्लिम लीग कांग्रेस से हो गई नाराज और पाकिस्तान बनने की तरफ देश जाने लगा। देश का डिवीज़न जो है कि देश अब डिवाइड होगा, ये बात धीरे धीरे पक्की होने लग गई वक्त के साथ। इन 1930s द कांग्रेस फेल टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस। 1930s तक तो 1930 तक तो जो है कांग्रेस है ये फेल हो जाती है किस चीज़ में, मुसलमानों को अपने साथ लेने में, राइट। मुसलमान इससे दूर रहते हैं, कटे कटे से रहते हैं। दिस अलाउड द मुस्लिम लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। और इस दौरान होता क्या है, इस दौरान मुस्लिम लीग अपनी पकड़ बना लेती है मुस्लिम कम्युनिटी में, उनका सपोर्ट ले लेती है, उनका कॉन्फिडेंस ले लेती है। It sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail. अब ये जो 1940 का डिकेड है, ज़्यादातर कांग्रेस के लीडर तो जेल में पड़े हैं और यहाँ पे मुस्लिम लीग अपना जो है सोशल बेस स्ट्रॉन्ग करने लग रही है मुस्लिम कम्युनिटी के बीच। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी पकड़ बनाई और मुस्लिम लीग की पकड़ मजबूत होने का एक सीधा सीधा मतलब यही है कि आने वाले वक्त में एक टू नेशन थ्योरी यानी कि वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगी वो चीज़, यानी कि एक देश नया बनेगा जो कि होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ टॉक्स। तो उनके बीच जो बातचीत होती हैं वो फेल हो जाती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में ब्रिटिश ओपनड नेगोशिएशन बिटवीन कांग्रेस एंड लीग एंड देमसेल्फ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो अंग्रेज़ों ने भारत की आज़ादी के बारे में कांग्रेस और जो है लीग के बीच एक बातचीत शुरू की। टॉक्स फेल्ड and the league saw itself as the sole spokesperson for India's Muslim। और ये जो बातचीत शुरू की गई ये फेल हो जाती है और मुस्लिम लीग कहती है कि हम तो भाई एकदम सोल स्पोक्स पर्सन हैं भारत के मुसलमानों के, हम भारत के मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनकी तरफ से बोलने वाले हैं, हम उनके वक्ता हैं और हम आगे बताएंगे क्या होगा। तो कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस ए लार्ज मेंबर ऑफ मुस्लिम्स स्टिल सपोर्टेड इट। अब इस बात को कांग्रेस ने माना नहीं, बोला कि भाई तुम कैसे जो है पूरी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के स्पोक्स पर्सन हो सकते हो, कांग्रेस में भी तो कितने ज़्यादा मुस्लिम हैं, राइट। तो यहाँ इनके बीच हम क्या देखते हैं कि लीग और कांग्रेस के बीच है ना एक तगड़ी वाली खींचातानी चल रही है, वो एक राह पर चल ही नहीं पा रहे हैं और इससे धीरे धीरे उनके बीच की खाई बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हम क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के रास्ते पे जा रहे हैं। प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1946। तो 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं। इन इलेक्शंस में क्या होता है, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो कांग्रेस जीत जाती है और जो एरियाज मुस्लिम के लिए सेपरेट्स थे, जो सेपरेट सीट्स थी, रिजर्व सीट्स थी मुस्लिम के लिए, वहाँ पे मुस्लिम बहुत शानदार जीत हासिल करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दिस लीड टू मोर डिमांड फॉर ए सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। तो जब मुस्लिम के रिजर्व एरिया में मुस्लिम लीग जीत जाती है, बहुत शानदार तरीके से जीत जाती है, तो एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की वो लोग डिमांड और ज़्यादा तेज कर देते हैं, उनकी डिमांड और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो धीरे धीरे इस तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिएट होने लग रहा है। अगला है फेलियर ऑफ टॉक्स अगेन। In March 1946, British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a stable political framework for a free India। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क दिया कि भाई कुछ इस तरीके से आप अपनी जो है एक देश बना लो, मिलके काम कर लो
This mission suggested that India should remain united and constitute itself a loose confederation with some autonomy for Muslim majority areas. तो इसमें प्रपोजल ये था कि मुस्लिम के जो एरियाज़ हैं उनको कुछ ज़्यादा ऑटोनोमी दे दी जाए, उनको कुछ ज़्यादा स्वतंत्रता, ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा पावर दे दी जाए और एक यूनाइटेड देश के तौर पे आप रह सकते हैं. बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू एग्री टू स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल एंड पार्टीशन नाउ मोर लेस इनविटेबल. तो हुआ क्या, इस बात पे ना तो कांग्रेस एग्री होती है ना मुस्लिम लीग एग्री होती है. तो कांग्रेस भी डिनाई कर देती है और मुस्लिम लीग भी इस चीज़ पर डिनाई कर देती है और जो पार्टीशन है, देश का जो विभाजन है वो हो जाता है एकदम अटल, यानी कि देश का विभाजन होगा ही होगा और पाकिस्तान बनेगा ही बनेगा. तो ये बात और पक्की हो जाती है. जो बची कुची कसर थी वो किस चीज़ ने पूरी कर दी? वो पूरी कर दी मास एगिटेशन ने. तो मास एगिटेशन हो जाता है, रियॉट्स हो जाते हैं, पूरे देश में दंगे हो जाते हैं, राइट. और इस दौरान होता क्या है, इस दौरान जो पाकिस्तान को क्रिएट करने वाले जो उनके लीडर हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, वो डिक्लेयर कर देते हैं 16 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे कि भाई तुम पाकिस्तान नहीं बनने दे रहे, हम तो डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर करते हैं और अपना पाकिस्तान बनाएंगे. और कैलकाटा से वो जो है कत्लेआम शुरू कर देते हैं, हज़ारों लाखों लोग इसमें मारे जाते हैं और 1947 में वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. और नॉर्थ इंडिया की जो पूरी जो बेल्ट है, पूरे उस पार्ट में जो है एकदम कत्लेआम शुरू हो जाता है. एंड फाइनली द डिमांड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज फाइनलाइज्ड एंड पाकिस्तान वाज बोर्न. और इन सब एफर्ट्स के चलते पाकिस्तान जो है बन जाता है, राइट. तो पाकिस्तान इस तरीके से बोर्न होता है. तो बच्चों यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको समझ में आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.